मंजिल को पाने के लिए आपने पहला कदम बढ़ाया और आप फेल हो गए, तो निराश मत होइए, क्योंकि फेल यानी कि FAIL की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी आपने कुछ नया सीखा और अब दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, जीत आपकी होगी। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद भवन पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी आज। वर्ष 2001 में हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को संसद भवन परिसर में दी जाएगी भावभीनी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य अतिथि रहेंगे मौजूद। भारतीय संविधान के अंगीकरण के 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में आज से शुरू होगी विशेष चर्चा। 2 दिवसीय चर्चा के लिए 12 घंटे है निर्धारित। शनिवार को प्रधानमंत्री दे सकते हैं चर्चा का जवाब। लोकसभा में पारित हुआ आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA को कुशल बनाना है विधेयक का उद्देश्य। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया चर्चा का जवाब। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच लोकसभा में किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का करेंगे दौरा। महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। कुंभ सहायक चैटबॉट का करेंगे शुभारंभ। 6,670 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारत के 18 साल के डी गुकेश ने रचा इतिहास, बने सबसे कम उम्र के शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन। 14वीं और आखिरी बाजी में चीन के गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई। सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का 5वां दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, जानते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पत्तन, पोत और परिवहन मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय। प्राक्कलन समिति 2024-25 के विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के अध्ययन दौरा के प्रतिवेदन सभा पटल पर हिंदी और अंग्रेजी में रखे जाएंगे। रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2024-25 के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति 2024-25 का पहला प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत किया जाएगा। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति 17वीं लोकसभा के 16वें प्रतिवेदन में शामिल सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में 17वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायुसेना और संयुक्त स्टाफ के बारे में अनुदानों की मांगों 2019-20 के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के शेष भाग के दौरान
सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। भारत के संविधान के 75 वर्षों के गौरवशाली यात्रा पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सर्वप्रथम राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद को 15 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे जाएंगे। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों यानी कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2024-25 को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में विभाग संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में विभाग संबंधित रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में शामिल सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में 17वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 266वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। राज्यसभा में दोपहर 2 से 4:30 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 68 विधेयक पुनः स्थापित किए जाएंगे। वहीं 5 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 चर्चा के बाद पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब दिया। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सदस्यों ने आपदा तंत्र को अत्याधुनिक और त्वरित बनाते हुए पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने पर बल दिया और कहा कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन के लिए भी प्रावधान करना, एनडीएमए और एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के सृजन करने के लिए प्रावधान करना भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना, मोदी सरकार के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव जरूरत के रूप में आया
और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राहत केंद्रित तथा रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ यह लाया गया है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहले से तैनाती रिस्पांस फोर्स, आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इन सबों पर मोदी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी संपूर्णता के साथ काम की है और इसके सफल परिणाम भी आए। आज लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी है। आज से 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग शहीद हुए थे, 18 लोग घायल हुए थे। इस घटना की याद में संसद भवन परिसर में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे से संसद टीवी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद भवन पर हमले की नाकाम कोशिश की गई थी। इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कांस्टेबल कमलेश कुमारी, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी और 1 कार्मिक देशराज शहीद हो गए थे। यह अवसर है उन्हें याद करने का, उनकी बहादुरी को नमन करने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा करेंगे, जहां वे 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान संगम तट पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके अलावा वे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:15 बजे संगम तट पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षय वट वृक्ष पर पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वे हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 2 बजे महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे नदी में बिना ट्रीटमेंट वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रोक पाना सुनिश्चित होगा। वह पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मंदिर के प्रमुख गलियारे का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षय वट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि गलियारे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। यह चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और भारत की ओर से पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप गलियारा को पूरा करने पर जोर दिया, जिसे क्षेत्रीय संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। एक अग्रणी पहल के रूप में पेश किए गए IMEEC में भारत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेल मार्ग और शिपिंग नेटवर्क की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिम के बीच एकीकरण सुनिश्चित करना है। भारतीय वायुसेना के सुरक्षा बेड़े में और इजाफा होने जा रहा है। हवाई क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय 12 सुखोई जेट खरीदने जा रहा है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 12 सुखोई 30 MKI जेट और उनसे जुड़े इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए एक सौदा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई फाइटर जेट्स Su-30 MKI खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। इन फाइटर जेट को बनाने में 62.6% पार्ट्स इंडियन होंगे, जबकि प्रमुख कलपुर्जों का निर्माण भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा किया जाएगा। इन्हें HAL की नासिक डिवीजन में बनाया जाएगा। Su-30 MKI रूसी विमान निर्माता सुकोई के बनाए 2-सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट्स हैं। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। पश्चिम एशिया में लगातार उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार ने संसद में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लाल सागर और उसके आसपास व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमले जहाजों की आवाजाही की आजादी और हमारे व्यापार पर बुरा असर डाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में स्थिति को लेकर चिंतित है और लाल सागर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक पोतों पर हो रहे हमलों से नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा है तथा इससे हमारे व्यापार पर असर पड़ता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने क्षेत्र के देशों के समक्ष यह मुद्दा उठाया तथा भारतीय मिशन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। उनसे इजराइल ईरान संघर्ष के कारण होर्मुज़ और लाल सागर में संभावित व्यवधानों के मद्देनजर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशेष कदमों और भारत के व्यापार मार्गों, विशेषकर स्वेज नहर और लाल सागर पर इस संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी पूछा गया था। भारत ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारत के शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के बृहस्पतिवार को रोमांचक 14वीं और आखिरी बाजी में गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। 18 वर्षीय गुकेश चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश की खिताबी जीत से पहले रूस के दिग्गज गैरी कास्पारोव सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन थे, जिन्होंने 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 साल की उम्र में खिताब जीता था। गुकेश दिग्गज विश्वनाथन आनंद के बाद वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। Gayu will be very happy to hear this, I think. So on the rest day after game, I think the penultimate rest day, maybe after game 9 or something, I don't remember. But on that rest day, we went for a walk on the beach, and we looked at this. I'm personally quite scared of heights, so
Gayu, we both looked at this people who were trying bungee jumping, and Gayu said, "If you win this thing, I'm going to jump off. I'm going to do bungee jumping." गुकेश डोमराजू की ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुकेश के विश्व चैंपियन बनने की अवसर पर उन्हें बधाई दी। उनकी खिताबी जीत को ऐतिहासिक और अनुकरणीय करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, गुकेश जी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। यह उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया है, बल्कि लाखों युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी डी गुकेश को बधाई दी है और लिखा है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने पर गुकेश को हार्दिक बधाई। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। उनकी जीत शतरंज की महाशक्ति के रूप में भारत की साख को दर्शाती है। गुकेश ने बहुत बढ़िया काम किया है। हर भारतीय की ओर से मैं कामना करती हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह यशस्वी बने रहें। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी डी गुकेश को बधाई दी और कहा कि इतिहास रचने और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को हार्दिक बधाई। यह असाधारण उपलब्धि शतरंज की दुनिया में एक मील का पत्थर है और भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। उनके भविष्य के सभी प्रयासों में उन्हें निरंतर सफलता की कामना करता हूं। उनकी असाधारण प्रतिभा और अटूट ध्यान उन्हें प्रशंसा दिलाते रहे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी डी गुकेश को बधाई देते हुए कहा कि भारत के लिए बेहद गर्व का क्षण है। 2024 फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने और शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई। आपकी प्रतिभा और दृढ़ता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र आपकी असाधारण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। महाकुंभ मेले को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रयागराज प्रशासन की कई तरह से तैयारियां कर रहा है। इन्हीं तैयारियों और प्रयागराज की खासियत को दिखाने वाले इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। A witness to history, a land where faith, history and culture flow together. This is Prayagraj, India's sacred heart, where stories of the past are not just preserved but thrive in its every corner. Prayagraj Heritage Walk, organized by the Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation in collaboration with the Uttar Pradesh Tourism Department. It takes national and international visitors through 10 iconic historical sites of the city. Allahabad High Court, a cornerstone of India's legal heritage. The echoes of the Chauri Chaura incident, Indira Gandhi's election case, Mughal decrees, and Nehru's letters are still showcased in the court's law museum and archives, holding a legacy of justice and the nation's pride.
All Saints Cathedral. This is where art is truly celebrated. Crafted by William Emerson, it stands as an excellent example of Gothic architecture. This is a unique gift of craftsmanship, holding a special place not only in its beauty but also in Prayagraj's historical legacy. Chandrasekhar Azad Park, where the air still carries the spirit of our freedom fighters. Within this park stands the Victoria Memorial, a majestic symbol in memory of Queen Victoria. Then we find ourselves surrounded by India's past sculptures, manuscripts and ancient weapons at the Allahabad Museum, where all stored carefully to preserve the legacy of those who shaped our nation. Then there's the Allahabad Public Library, which holds the wisdom of centuries with over 1.25 lakh books and is housed in the Thornhill Main Memorial. Here's a vast collection of old newspapers and journals in languages like Hindi, Urdu, Sanskrit, Arabic, Persian, Bengali, French and many more. From the tales of the Shahnama to the Ganesh Puran, a world of the stories awaits discovery. Allahabad University stands as a symbol of intellectual pride and brilliance. Our journey concludes at Anand Bhavan and Swaraj Bhavan, where untold stories of freedom have been drawn, where history is told both brave and bold. With every step on this walk, we uncover hidden doors of the past, doors that opens to stories longing to be heard. These journeys never truly end. Take a step forward and glance back. There is so much more to Uttar Pradesh. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।